मध्य प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने जनता के नाम एक खुला पत्र लिखते हुए सिंधिया को बेईमान और प्रदेश की जनता के जनादेश को नीलाम करने के आरोप भी लगाए। दिग्गी राजा ने अपने इस पत्र में और क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की है खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। बता दें, सिंधिया कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं, जबकि शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को सूबे के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। कमलनाथ सरकार के गिरने और 22 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने और अब शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिग्गी राजा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के नाम तक खुला पत्र लिखते हुए सिंधिया को कांग्रेस विचारधारा के प्रति बेईमान बताया और कहा कि सिंधिया मध्य प्रदेश के जनादेश को नीलाम कर गए, लेकिन नीलामी को सम्मान का सौदा नहीं कहा जा सकता और न ही घर को बचाने के लिए घर में आग लगा देने को समझदारी। आइए जानते हैं जनता को लिखे खुले पत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने क्या लिखा। पिछले दिनों श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ी और कांग्रेस की सरकार गिर गई। यह बेहद दुखद घटनाक्रम है जिसने न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं बल्कि उन सभी नागरिकों की आशाओं और संघर्ष पर पानी फेर दिया जो कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखते हैं। मुझे बेहद दुख है कि श्री सिंधिया उस वक्त बीजेपी में गए जब बीजेपी खुलकर आरएसएस के असली एजेंडा को लागू करने के लिए देश को पूरी तरह से बांट रही है। कुछ लोग यह कह रहे हैं कि श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में उचित पद और सम्मान मिलने की संभावना समाप्त हो गई थी, इसलिए वो बीजेपी में चले गए, लेकिन ये गलत है। यदि वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे तो ये पद उन्हें 2013 में ही ऑफर हुआ था। तब उन्होंने केंद्र में मंत्री बने रहना पसंद किया था। यही नहीं, 2018 में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें उप मुख्यमंत्री पद संभालने का न्योता भी दिया था, लेकिन उन्होंने स्वयं इसे अस्वीकार कर अपने समर्थक श्री तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश कर दी थी। श्री कमलनाथ श्री तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं हुए और हाल के घटनाक्रम ने ये साबित कर दिया कि वे सही थे। श्री तुलसी सिलावट न सिर्फ बीजेपी में गए बल्कि ऐसे वक्त में गए जब राज्य में कोरोना वायरस की महामारी से निपटने की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री के नाते उन्हीं की थी। श्री सिंधिया ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस सरकार का उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे जो न सिर्फ कांग्रेस विचारधारा के प्रति बेईमान निकला बल्कि पूर्ण रूप से गैर जिम्मेदार भी साबित हुआ। कांग्रेस की राजनीति केवल सत्ता की राजनीति नहीं है। आज कांग्रेस की विचारधारा के सामने संघ की विचारधारा है। ये दोनों विचारधाराएं भारत के अलग अलग स्वरूप की कल्पना करती है। आज कांग्रेस की सरकार जाने का दुख उन सभी को है जो कांग्रेस की विचारधारा में यकीन रखते हैं। इसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, वो सभी भारत के आम नागरिक शामिल हैं जो आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ हर रोज बिना किसी लोभ के संघर्ष कर रहे हैं। यह सब कांग्रेस के साथ इसलिए है क्योंकि देश आज एक वैचारिक दोराहे पर खड़ा है। ऐसे मोड़ पर श्री सिंधिया जी का बीजेपी में जाना यही साबित करता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों के संघर्ष और वैचारिक प्रतिबद्धता को वो केवल अपनी निजी सत्ता के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। जब तक कांग्रेस में सत्ता की गारंटी थी कांग्रेस में रहे और जब ये गारंटी कमजोर हुई तो बीजेपी में चले गए। श्री सिंधिया के वैचारिक विश्वासघात को सम्माननीय बनाने के लिए सहानुभूति की आड़ लेने की कोशिश हो रही है। कहा जा रहा है कि श्री कमलनाथ और दिग्विजय ने पार्टी में उनका स्पेस छीन लिया था, इसलिए पार्टी में वो घुटन महसूस कर रहे थे। ऐसा कहने वाले या तो पार्टी के इतिहास को कोई नहीं जानते या फिर जानबूझकर पार्टी पर निराधार हमले कर रहे हैं। वे भूलते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हमेशा से मजबूत नेताओं की सामूहिक पार्टी रही है। मेरे 10 साल के मुख्यमंत्रित्व काल में श्री अर्जुन सिंह, श्री श्यामचरण शुक्ल, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री शंकर दयाल शर्मा, श्री माधवराव सिंधिया, श्री मोतीलाल वोरा, श्री कमलनाथ, श्री श्रीनिवास तिवारी जैसे सम्मानित और बड़े जनाधार वाले नेता कांग्रेस पार्टी में थे। इन सभी को मेरी ओर से सदैव मान सम्मान मिला था। सभी मिलकर कांग्रेस पार्टी में अपनी अपनी जगह को सहेजते थे और पार्टी को मजबूत भी करते थे। यही कारण है कि 1993 के बाद 1998 में कांग्रेस को दोबारा जनादेश मिला था। घर को बचाने के लिए घर में आग लगा देने को समझदारी तो नहीं कहा जाता है। श्री सिंधिया देश में कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में से थे। वह एआईसीसी के महामंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। वो प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे। पार्टी से उन्हें बहुत कुछ मिला था। आज पार्टी को उनकी जरूरत थी और उनका कर्तव्य पार्टी को मजबूत बनाना था। पार्टी को केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम समझना कितना उचित है।
2003 में जब मेरे नेतृत्व में पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव हार गई थी, तब मैंने प्रण लिया था कि 10 वर्ष तक मैं कोई सरकारी पद ग्रहण नहीं करूंगा और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्य करूंगा। इन 10 वर्षों में से 9 वर्ष यूपीए की सत्ता थी। श्री सिंधिया की तरह सत्ता का लोभ ही मेरी राजनीति का ध्येय होता तो कांग्रेस के शासन वाले इन वर्षों में मैं सत्ता से दूर नहीं रहता, लेकिन राजनीति में जनसेवा का रास्ता हमेशा सत्ता की गली से नहीं गुजरता है। मैंने 1971 में जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी तो ये एक वैचारिक निर्णय था। राजमाता सिंधिया मुझे जनसंघ में ले जाना चाहती थी, लेकिन आरएसएस की विचारधारा से मैं एक मत नहीं था और 1971 में मैं कांग्रेस में शामिल हो गया और 1989 में श्री संजय गांधी के निर्देशन में श्री अर्जुन सिंह और मैं स्वयं स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया को कांग्रेस पार्टी में लेकर आए थे। मैं मेरे पूरे सुकून के साथ और आत्मविश्वास से कह सकता हूं कि श्री माधवराव के दुखद देहांत तक उन्हें किसी प्रकार की शिकायत का भी मौका नहीं दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें असीम प्यार दिया था और कांग्रेस के कार्यकर्ता में उनके लिए अटूट स्नेह और सम्मान था। इसलिए उनके दुखद निधन के पश्चात श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी में और गांधी परिवार में बहुत प्यार और सम्मान मिला। उनके क्षेत्र के सभी निर्णय, चाहे वो राजनीतिक हों या प्रशासनिक हों, उन्हीं की सहमति से होते थे। यह कहना गलत है कि पार्टी उन्हें राज्यसभा का टिकट नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो बीजेपी में चले गए। जहां तक मेरी जानकारी है, किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। कांग्रेस के पास 2 राज्यसभा सीट जीतने के लिए जरूरी विधायक संख्या थी, इसलिए मुद्दा सिर्फ सीट का नहीं था। मुद्दा केंद्र सरकार में मंत्री पद का था, जो सिर्फ नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह ही दे सकते थे। मोदी शाह की इस जोड़ी ने पिछले 6 साल में इसी धनबल और प्रलोभन के आधार पर उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार और कर्नाटक में सत्ता पर कब्जा किया है। मध्य प्रदेश के जनादेश की नीलामी श्री सिंधिया स्वयं करने निकल पड़े तो मोदी शाह तो हाजिर थे ही, लेकिन अपने घर की नीलामी को सम्मान का सौदा नहीं कहा जा सकता। श्री सिंधिया ने कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे अपने त्याग पत्र में कहा कि वे जनता की सेवा करने के लिए कांग्रेस छोड़ रहे हैं, लेकिन जनता की सेवा करने के लिए कांग्रेस छोड़ने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? वो कांग्रेस के महामंत्री थे। राज्यों में पार्टी को जनसेवा के लायक बनाने के लिए यह सर्वोच्च पद है। इस पद पर रहकर कांग्रेस को मजबूत करने में उनकी रुचि क्यों नहीं रही? मैं स्वयं महामंत्री के पद पर रहा हूं और इसकी गरिमा समझता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष ने मुझे कांग्रेस महामंत्री तब नियुक्त किया था जब मैंने 10 वर्ष सत्ता से दूर रहने का फैसला किया था। यह निर्णय लेते वक्त ऐसा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी से मुझे कोई शिकायत थी या पार्टी को मुझसे कोई शिकायत थी। यह फैसला इसलिए था कि जिस पार्टी ने और जिस विचारधारा ने मुझे इतना कुछ दिया था, मैं उसे मजबूत करने में अपना योगदान देना चाहता था और मुझे सुकून है कि मैं ऐसा करने में भी सफल हुआ था। मेरे ही प्रभार में असम में 2 बार 2006 और 2011 में कांग्रेस सरकार चुनी गई। महाराष्ट्र में मुझे 2004 और 2009 में पार्टी अध्यक्ष ने चुनाव प्रभार सौंपा और दोनों ही बार कांग्रेस की सरकार बनाने में हम सफल हुए। 2004-2007 के बीच मैं आंध्र प्रदेश का प्रभारी महामंत्री भी रहा था। इस दौरान श्री राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी। मेरे कार्यकाल में संगठन पूरी तरह एकजुट था और कांग्रेस को सभी लोकल और उपचुनावों में भारी सफलता मिली थी। पार्टी को मजबूत करने की एक बड़ी चुनौती मुझे 2007 में उत्तर प्रदेश में दी गई थी। पार्टी में किए गए कामों की वजह से ही 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 22 सीटों पर विजयी हुई थी। 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा और हमें 29 सीटें मिली। इसी तरह जब 2005 में मुझे बिहार का प्रभार दिया गया था, तब भी आरजेडी से गठबंधन में पार्टी के सीट और मत प्रतिशत दोनों में बढ़ोतरी हुई थी। 2007 में जब मुझे गुजरात की 42 सीटों की जिम्मेदारी दी गई, तब वहां भी विधानसभा चुनाव में इन सीटों पर पिछली बार के मुकाबले दोगुनी विजय हासिल हुई थी। 2008 में जब राजस्थान ने मुझे स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था, तब भी हम राजस्थान में सरकार बनाने में सफल हुए थे। महामंत्री के तौर पर 2017 में मैं गोवा विधानसभा चुनाव का प्रभारी था। इन चुनावों में भी कांग्रेस 6 सीटों से बढ़कर 17 हो गई थी, लेकिन बीजेपी ने धनबल का इस्तेमाल करते हुए सरकार हथिया ली थी। श्री सिंधिया चाहते तो वे भी कांग्रेस महामंत्री रहते हुए पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकते थे। ये कहना गलत है कि उनको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली, इसलिए वो दुखी थे। जनता की सेवा की मनोकामना सिर्फ अच्छे दिनों से जुड़ी हो, ये जरूरी नहीं है। मैं इसे न सिर्फ दिल से मानता हूँ, बल्कि इस पर अमल भी करता हूँ। मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव से पूर्व मैंने ये घोषणा की थी कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ। इससे पूर्व 2017 से मैं कांग्रेस पार्टी के किसी पद पर भी नहीं था। मेरे पास पार्टी के ना तो कोई जिम्मेदारी थी और न ही मेरा सत्ता का कोई लक्ष्य था। तो क्या मुझे दुखी होकर घर बैठ जाना चाहिए था या फिर पार्टी से नाराज हो जाना चाहिए था?
मैं ये मानता हूँ कि पार्टी सिर्फ हमारी सत्ता का साधन नहीं है, पार्टी देश की वैचारिक संरचना का माध्यम भी होती है। देश को आरएसएस के विघटनकारी रास्ते पर फिसलने से रोकने के लिए ही मैंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जी तोड़ से मेहनत की थी। सप्तनिक अपनी नर्मदा यात्रा से मैंने खुद को प्रदेश की आध्यात्मिक जमीन से जोड़ा और फिर एकता यात्रा की मार्फत प्रदेश के कार्यकर्ताओं को एक सूत्र में पिरोने की सफल कोशिश की थी। हम सबका एक ही लक्ष्य था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराया जाए। यह लक्ष्य सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं था, हमारा सपना प्रदेश में धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, संवैधानिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली सरकार बनाने का था। हम यह भी जानते हैं कि मोदी शाह के प्रभुत्व के वर्तमान दौर में यह सपना देखना और उसे साकार करने की कोशिश करना आसान नहीं होगा। हम यह भी जानते हैं कि यदि सत्ता हासिल करना ही एकमात्र लक्ष्य हो तो आज के वक्त में इसका सबसे आसान रास्ता स्वयं बीजेपी ही है। आज केवल वही नेता बीजेपी के साथ मुकाबला कर सकते हैं जिनका वैचारिक कमिटमेंट हो या फिर जिनका इतिहास भ्रष्ट और दागदार न हो। बीजेपी से वैचारिक समानता वालों के लिए और भ्रष्ट नेताओं के लिए उस पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। पिछले 6 साल का अनुभव इस बात की पुष्टि करता है कि ऐसे नेताओं के लिए बीजेपी के पास अकूत धन बल, छल बल और सत्ता बल है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दरबार में उन सभी के लिए जगह है जो उनकी शर्तों पर झुककर दरबारी बनने को तैयार हैं। सच्चे कांग्रेसगण उनकी शर्तों और उनकी विचारधारा के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सब जो गांधी नेहरूवादी विचारधारा से जुड़े हैं, हम सब लड़ेंगे बेहतर भारत के लिए, सबके भारत के लिए, संवैधानिक मूल्यों के लिए और सभी नागरिकों के बराबर अधिकारों के लिए। हमें पद की लालसा नहीं है, हमें देश की विविधता में एकता के रास्ते से ही चलकर भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाना है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।